वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। विज्ञान की अपनी वीडियो श्रृंखला में हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं आविष्कार और आविष्कारकों के नामों को तालिकाबद्ध सूचीबद्ध तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया गया है ताकि आपको सुविधा हो। एक साथ ज़्यादा जानकारियों को जब इकट्ठा करना होता है तो टेबल को आधार बनाया जाता है। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसके कई सारे कॉलम हैं, तो पहले हम एक तरफ का कॉलम कंप्लीट करेंगे ये वाला, और यहाँ हम तड़ित चालक तक जाएंगे। उसके बाद तब इधर रेफ्रिजरेटर पे आएंगे और नीचे तक जाएंगे, ऐसे ही चलेगा। तो पहले सीक्वेंस में देखिएगा क्रोनोमीटर्स, यंत्र का नाम है क्रोनोमीटर, और इसके आविष्कारक यानी इसको बनाने वाले, इसको खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था जॉन हैरिसन। इससे प्रश्न कैसा बन सकता है, तो प्रश्न सीधा भी बन सकता है कि क्रोनोमीटर के आविष्कारकर्ता या खोजकर्ता कौन है। हालांकि ऐसे पूछा जाएगा इसकी संभावना कम है, तो पूछे जाने का अच्छा तरीका आयोग के माध्यम से क्या हो सकता है, वो सूची 1 सूची 2 कर देगा, मतलब सूची 1 और सूची 2 कर देगा। अर्थात लिस्ट मिलान वाले जो प्रश्न आते हैं, लिस्ट मैचिंग आपको करनी होती है ना, उसमें दोनों लिस्टों में कुछ ना कुछ दिया रहता है। तो एक लिस्ट में आपको दे देगा यंत्र का नाम और दूसरे में दे देगा आविष्कारक का नाम। अब आपको मिलाना रहेगा, या हो सकता है कि पहले से मिलाकर दे दे और उसमें से कोई एक जोड़ा जो है उसको गलत कर दे और आपसे कहे कि इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है उसको खोजिए। ऐसे प्रश्न आपने पीछे देखे भी थे। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं। क्रोनोमीटर जो है ये जॉन हैरिसन के द्वारा आविष्कृत है और परमाणु भट्टी एनरिको फर्मी के द्वारा, ठीक है, परमाणु भट्टी एनरिको फर्मी के द्वारा। डायनेमो माइकल फैराडे, पीछे आपने इसका उपयोग देखा था। हेलीकॉप्टर ब्रिकवेट के द्वारा। गैस इंजन डैमलर के द्वारा। साइक्लोट्रॉन पार्टिकल एसिलरेटर होता है, मतलब कणों का त्वरण बढ़ाने का काम करता है, उन्हें त्वरित करता है। तो साइक्लोट्रॉन को खोजने वाले लॉरेंस थे। स्टीम बोट जो है भाप से चलने वाली, उसको रॉबर्ट फल्टन के द्वारा खोजा गया था। और तड़ित चालक जो होता है, जो कि आकाशीय विद्युत से इमारतों या ऊंचे स्थानों की रक्षा करता है, तो तड़ित चालक के आविष्कारकर्ता फ्रैंकलिन थे। अब यहाँ आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर को देख लेते हैं। तो हैरिसन और कैटलॉन के द्वारा इसको खोजा गया था, मतलब बनाया गया था। और लिफ्ट, सीढ़ियों का इजाद हुआ, उसके बाद लिफ्ट की आवश्यकता महसूस हुई और बाद में चलने वाली सीढ़ियाँ भी आ गई। तो यहाँ पर आप देखें कि लिफ्ट जो है इसको ओटिस के द्वारा बनाया गया था। FG ओटिस का विचार था और उन्हीं के विचार के आधार पर इसे डेवलप किया गया था। ईमेल टॉमलिंसन, इन्हें आप याद रखिएगा। टेलीविज़न बेयर्ड। इसके बाद है बैरोमीटर, ये क्या नापता है जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी पीछे हमने देखा है। तो ये टॉरिसेली के द्वारा बनाया गया। वायुयान का आविष्कार करने वाले, वैसे तो देखिए हवाई जहाज़ यानी वायुयान को बनाने के लिए बहुत सारे लोग दुनिया भर में उतावले थे। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि मतलब कुछ लोगों की बात अगर की जाए, सबके अपने अपने तरीके थे, लोगों ने उड़ने की कोशिश की। तो मनुष्य की महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं है। राइट ब्रदर्स भी उसी में से थे, लेकिन सबसे अहम जो बातें बताई गई या सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान इस दिशा में किया गया वो राइट ब्रदर्स के द्वारा ही किया गया। वो मोम के पंखों वाली कहानी आपने सुनी है ना, तो उस तरह की भी जो कोशिशें हैं वो हुई, पीछे हो चुकी। लेकिन राइट बंधुओं का जो प्रयास था वो सबसे सार्थक था। तो जिसका भी प्रयास सार्थक होता है हम उसी को याद रखते हैं। इसके बाद है मिलिट्री टैंक। तो मिलिट्री टैंक को खोजने वाले और बनाने वाले स्विंगटन थे। डायलिसिस की जो मशीन होती है वो कोल्फ के द्वारा बनाई गई है। अब यहाँ आ जाते हैं, बॉल पेन को आप देख रहे हैं, जरा साफ कर लेते हैं। अब देखिए बॉल पेन, इसको लाउड के द्वारा बनाया गया था। और बिजली का पंखा व्हीलर। पेट्रोल चालित जो कार होती है उसके आविष्कार करता थे कार्ल बेंज, ठीक, आपको मर्सिडीज़ याद आ रही होगी। इसके बाद आप मशीन गन को देख रहे हैं। तो इसको खोजने वाले और इसको बनाने वाले एक इंजीनियर थे और इनका नाम था जेम्स पकेल। इसके बाद है सेफ्टी पिन, वॉल्टर हंट। एयर कंडीशनर, हैवी लैंड कैरियर, इनको थैंक यू बोलिए। इसके बाद है सीस्मोमीटर, रॉबर्ट मैलेट। सेक्सटेंट, अच्छा बताइए, अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, सेक्सटेंट क्या करता है? पिछला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप बहुत आराम से मेरे दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो सेक्सटेंट जो है इसको खोजने वाले कॉम्पेल है। आगे चलते हैं, इस टेबल को थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम देखेंगे लेंस कैमरा, फिर नीचे जाएंगे। तो लेंस कैमरा को खोजने वाले चेवेलियर थे, इनका नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। गाइरोस्कोप घूमती हुई चीज़ों के बारे में ये पता लगाता है, उनकी गति इत्यादि नाप सकता है, तो इसको फोकोल्ट के द्वारा इजाद किया गया था। ट्रांसफार्मर फैराडे। टेप रिकॉर्डर पाउलसन। और क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस, ठीक। और मज़े की बात यह है कि ये फिजिक्स के स्पेशलिस्ट थे, ऐसा नहीं है कि जीव विज्ञान इनका मूल विषय था, लेकिन रुचि इनकी समग्र विज्ञान में थी।
इसके बाद देखें भाप का इंजन जेम्स वाट के द्वारा। अब भाप के इंजन के लिए भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है, योगदान दिया है, लेकिन सबसे सार्थक योगदान जो है वो जेम्स वाट का था। इसके बाद है रेडियो मार्कोनी, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, नाम ही है इनका डीजल। इसके बाद है टाइप मशीन शोल्स के द्वारा, और छपाई की जो मशीन है वो गुटेनबर्ग के द्वारा। इसके बाद यहाँ से देखेंगे डायलिसिस तक हमने वहाँ दूसरे वाले कॉलम में कंप्लीट किया था। फोटोमीटर, तो फोटोमीटर को खोजने वाले और बनाने वाले ये पिकरिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग। पास्कल, इनके द्वारा कैलकुलेटर। और यहाँ आप देख रहे हैं होलोग्राफी, तो होलोग्राफी के खोज करता थे डेनिश गॉबर, ठीक है, गॉबर कहा जाता है, ये गाय का गोबर नहीं है। इसके बाद टेलीग्राफ को देखते हैं, मोर्स। और बेतार टेलीग्राफी जो होती है उसके लिए मार्कोनी। यहाँ दो चीज़ें हैं तो इन्हें ध्यान से देखिएगा, बारीक अंतर होता है तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। विद्युत बल्ब का बताने की आवश्यकता ही नहीं है, थॉमस अल्वा एडिशन, और न जाने कितने असफल एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें सफलता प्राप्त होती है। हम लोग 1000-1200 तो गिन ही लेते हैं, लेकिन न जाने कितने ऐसे प्रयास उन्होंने किए जो कि दर्ज नहीं हुए। तो ऐसे जब सतत प्रयास किए जाते हैं, बार बार अपनी सफलता के लिए कोशिश की जाती है, तो अंत में मिलती है, ये तय बात है। तो एडिसन से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। फिलहाल उन्होंने सिर्फ बिजली का बल्ब ही नहीं खोजा था, बहुत सारी अन्य चीज़ों का भी आविष्कार किया था। इसके बाद स्पेक्ट्रमदर्शी को आप देख रहे हैं, तो ये बुनसेन के द्वारा बनाया गया, और ट्रांजिस्टर का शॉकेल, बर्डीन और शॉकेल का नाम आप सुनते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं रडार, तो ये RW वाट के द्वारा, जबकि पनडुब्बी बुशवेल के द्वारा। अब इधर आ जाते हैं, इधर का मतलब एकदम लास्ट वाला जो कॉलम है, और यहाँ हमने सेक्सटेंट तक संभवतः देख लिया था। अब यहाँ से देखते हैं गाइगर मूलर काउंटर। तो गाइगर मूलर काउंटर, ये गाइगर और मूलर नाम के दो आविष्कारकर्ता थे, यानी वैज्ञानिक थे असल में, उनके माध्यम से खोजा गया था। इसके बाद है टेलीफोन, ग्राहम बेल। ध्वनि को नापने का मात्रक भी है बेल, जिसका कि एक छोटा रूप हम इस्तेमाल करते हैं डेसिबेल। इसके बाद है ग्रामोफोन, एडिसन के द्वारा। अभी कहा ना आपसे कि एडिसन ने सिर्फ बल्ब ही नहीं बनाया था, उसके अलावा भी तमाम चीज़ें। इसके बाद है वाष्प टरबाइन, भाप से चलने वाली जो टरबाइन होती है, और इसके आविष्कारकर्ता थे, ये व्यक्ति थे, इनका नाम था पार्सन्स। डॉक्टरों का जो थर्मामीटर होता है, फ़ारेनहाइट के द्वारा उसको खोजा गया था। अब आप कहेंगे कि ये तो ताप नापने का एक पैमाना दिखाई दे रहा है, तो फ़ारेनहाइट असल में एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के नाम के आधार पर यह पैमाना रखा गया, मतलब पैमाने का नाम रखा गया। इसके बाद है सिलाई मशीन, ये इलियासोव के द्वारा खोजा गया था, बनाया गया था असल में। फाउंटेन पेन के खोजकर्ता और बनाने वाले, मतलब उसको ईजाद करने वाले, वाटरमैन थे। पावर लूम, कार्टलाइट। आर्क लैंप के थे डेवी। और अब चलते हैं थोड़ा और आगे की ओर, तो छपाई मशीन का आपने यहाँ तक देख लिया था ना। ग्लाइडर को देखिए, ग्लाइडर के आविष्कारकर्ता थे सर जॉर्ज कैली, और साइकिल के मैकमिलन, जबकि दूरबीन के हैंस लिपर्शे। हालांकि दूरबीन के लिए भी तमाम प्रयोग हुए हैं, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो जो दूरबीन का हम वास्तविक स्वरूप देख पाते हैं वो इन्हीं की देन है। और टायर के लिए डनलप को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये सूची थोड़ी सी और बची हुई है, 3-4 नाम और एक क्रम में आपको दिखेंगे। जेट इंजन के थे आविष्कारकर्ता फ्रैंक व्हीटले, और माइक्रोमीटर के लिए विलियम गैस कोजीन। इसके बाद यहाँ विलियम गॉस कोजीन होगा, ये गैस कोजीन नहीं था। और उसके बाद है स्कूटर, जो कि अब प्रचलन से बाहर हो गया है। अब तो बाइक, और बाइक के बाद भी तमाम तरह के जो नए अनोखे वाहन हैं वो स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तो जी ब्रॉडशा के द्वारा इसको बनाया गया था, और रेल इंजन का था, मतलब रेल इंजन के आविष्कारकर्ता थे रॉबर्ट स्टीफेंस। सेफ्टी लेज़र को खोजने वाले जिलेट थे, ठीक, और पैराशूट के गॉर्नरिन। इसके बाद है मुद्रण कला, यानी प्रिंटिंग का जो अपना तरीका होता है, तो उसके लिए गुटेनबर्ग। और ट्रायोड ट्यूब जो होती है ना, उसके लिए फॉरेस्ट, मतलब उसके आविष्कारकर्ता, उसके ईजाद करता थे लीडी फॉरेस्ट। रिवाल्वर को खोजने वाले और बनाने वाले थे कोल्ट। एयर ब्रेक के थे वेस्टिंग हाउस, इनका नाम थोड़ा अजीब है। और थर्मोडायनेमिक ट्रायोड एक अलग चीज़ होती है, थर्मियोनिक ट्रायोड भी इसको कहा जाता है, ठीक है, कई सारे इसके साइंटिफिक नाम होते हैं। फिलहाल थर्मियोनिक ट्रायोड को बनाने वाले फ्लेमिंग थे। तो यहाँ तक हमने कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारों को, ऐसा नहीं कि दुनिया भर के आविष्कार हमने देख लिए हैं जो हमारे काम के थे, मतलब एक अति संभावित जो सूची है वो हमने देखी। अगली जो सूची यानी तालिका हम देखने वाले हैं वो है भौतिक से संबंधित, यानी भौतिकी से संबंधित, अर्थात फिजिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार। तो यहाँ भी वही पैटर्न चलेगा, पीछे हमने एक चीज़ कंप्लीट की है, अब यहाँ वही चीज़ थोड़ी और कायदे से दिखाई दे रही है। तो इसमें आप एक तरफ खोज या आविष्कार को देखेंगे और दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता, उसके जनक का नाम देखेंगे। तो यहाँ भी कॉलम बनी हुई है पूरी टेबल में, बिना कॉलम के टेबल बनी नहीं सकती है। तो यहाँ देखिए विद्युत धारा, सबसे पहले विद्युत धारा को खोजने वाले, अर्थात विद्युत धारा तो पहले से ही है, उसके बारे में बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ध्यान दीजिएगा,
इसके बाद है विद्युतीय तरंग। इसके लिए हेनरिक हर्टज, आवृत्ति को नापने का मात्रक होता है हर्टज, जो कि इन्हीं के नाम से लिया गया है। एलेक्जेंडर वोल्टा के द्वारा ही विद्युत बैटरी भी खोजी गई थी, सबसे पहले बनाई गई थी। और थेल्स के थ्योरम आपने छोटी कक्षाओं में बहुत सॉल्व किए होंगे। तो थेल्स के द्वारा जो स्थिर वैद्युतिकी होती है उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य किए गए थे। इसके बाद है विद्युत आवेश। तो इस विषय में सबसे अच्छे ढंग से व्याख्या करने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। और फीजो के द्वारा प्रकाश की गति को आविष्कृत किया गया था। हालांकि रोमर के द्वारा प्रकाश की जो सटीक गति है उसको नापा गया था, वो बाद की चीज़। इसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत और कोई है ही नहीं है, ये है घोंघा बसंत यानी स्नेल, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के याद करेंगे ना, मतलब थोड़ा उसमें कुछ रस जोड़ देंगे तो मज़ा आ जाएगा, फिर याद रहेगा, वो कभी भूलेगा नहीं। तो ये एक चीज़ है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा। और हाइजेंस जो है, हाइगेंस इन्हें कहा जाता है, हाइजीन्स कहा जाता है। हालांकि हाइजीन के नाम पे कुछ और दिमाग में घूमने लगेगा। फिलहाल यहाँ हाइगेंस है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश जो है वो तरंग के समान व्यवहार करता है, कभी तरंग के समान लगता है, कभी लगता है कि वो कण के समान व्यवहार कर रहा है। तो असल में वो क्या है, तो ये पता लगता है कि प्रकाश के अंदर तो डुअल नेचर पाया जाता है। तो वो सारी बातें फिलहाल हाइगेंस। इसके बाद है थॉमस यंग। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। इसके बाद एक्स नलिका, ठीक है, ये आधुनिक एक्स किरण नलिका है। कूलिज के माध्यम से इसको खोजा गया था और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कूलिज नलिका। अब यहाँ आ जाइए, फ़ारेनहाइट पैमाना और कोई खोज ही नहीं सकता है, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। इसके बाद है पास्कल। दाब का नियम इन्होंने दिया था, इसलिए दाब का मात्रक ही हो गया पास्कल। आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जिस समय ये सिद्धांत दिया गया उस समय इसे कोई समझने वाला ही व्यक्ति नहीं था। लोग आइंस्टीन को पागल कहते थे कि ये बिखरे बालों वाले जो बुजुर्ग हैं इनका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन असल बात यह है कि आइंस्टीन ने अपनी महत्ता को बाद में साबित किया। और दुख की बात यह है कि मरने के बाद उन्हें इसका गौरव प्राप्त हुआ। और उन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 के आसपास, भौतिकी का नोबेल था, तो वो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं दिया गया था। आपको याद होगा 2016 में संभवतः यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस आविष्कार के लिए दिया गया था। तो असल में वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत था, जिसकी की सरल व्याख्या करने के लिए और सटीक व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, न कि सापेक्षता का सिद्धांत। वजह क्या थी? सापेक्षता का सिद्धांत तो बेजोड़ है अपने आप में, लेकिन उस समय कोई समझ ही नहीं पा रहा था, तो वो पुरस्कार कहाँ से देंगे। तो ये एक बात। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन, ठीक है, और प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज। 2 बार दे दिया है तो 2 बार पढ़ लीजिए। इसके बाद विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो आवेश गतिमान होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके सहारे ऊष्मा वहाँ से उत्सर्जित होती है, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा वहाँ से निकलती है। तो वो तापीय प्रभाव कैसा होता है उसके बारे में व्याख्या देने वाले जूल थे। और इसके बाद विद्युत प्रतिरोध का जो नियम होता है ओम के द्वारा दिया गया था, आप उसका ग्राफ भी देखते हैं, ठीक है। इसके बाद विद्युत आकर्षण का सिद्धांत कूलाम, और विद्युत ऊष्मा प्रभाव, ये जूल के द्वारा भी पीछे हमने तापीय प्रभाव देखा है, वही बात। और प्रकाश के द्रवों में चाल। लोग सोचते थे कि प्रकाश सिर्फ निर्वात में चलता है, लेकिन बाद में पता लगा कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर से भी गुजर सकता है। बस ये है कि निर्वात में सबसे तेज चलता है। माध्यम जितना सघन होता जाएगा, यानी उसके अपवर्तनांक में जितनी वृद्धि होती जाएगी, प्रकाश की रफ्तार उतनी ही कम होती जाएगी, लेकिन चलता तो है। तो द्रवों में उसकी चाल कैसी होती है, किस प्रकार से वो व्यवहार करता है, ये फोकाल्ट के द्वारा बताया गया था। अब टेबल के अगले हिस्से को यहाँ देखने का नंबर आ गया है। तो यहाँ से देखें डायोड वाल्व, ये फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था, और ट्रायोड वाल्व फॉरेस्ट के द्वारा। फ्लेमिंग के द्वारा डायोड और जो फॉरेस्ट है उनके द्वारा ट्रायोड। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल, इसके पीछे भी लंबी कहानी है। नोबेल पुरस्कार इन्हीं की वसीयत से तो शुरू हुआ था, इन्हीं के नाम से उसका नाम, प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार रखा गया। और जब ये दिया गया तो सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया प्रोफेसर रॉन्जन को, एक्स किरणों के आविष्कार के लिए। और इसकी कहानी ये है कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले ये जो इंजीनियर थे, ये पेशे से इंजीनियर थे, साइंटिस्ट नहीं। जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया तो उस समय युद्ध और तनातनी का था। तो डायनामाइट जैसा एक भयंकर विस्फोटक, जो कि उस समय काफ़ी ज़्यादा भयानक माना जाता था, वो अगर किसी शक्ति के हाथ में लग जाता है तो उसकी तो फिर चांदी हो जाएगी। तो डायनामाइट के आविष्कार के लिए इन्होंने बेहिसाब पैसा लोगों से लूटा, कमाई इनकी बहुत ज़्यादा हुई। रातों रात ये बहुत बड़े अमीर बन गए, मतलब ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़े। और एक दिन जब ये सो कर उठते हैं तो कोई अफवाह उड़ा दिया था कि इनकी मृत्यु हो गई, और अखबारों में खबर छप जाती है कि मौत के सौदागर की मौत। अब जब ये अल्फ्रेड नोबेल उस न्यूज़ को पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि यही यश और यही कीर्ति मैंने कमाई अपनी ज़िंदगी में,
कि मुझे मरने के बाद मौत का सौदागर कहा जा रहा है, तो अब मैं कुछ अच्छे काम करूँगा। तो इन्होंने जितना कमाया था ना उसको पूरा एक फंड बना दिया, ट्रस्ट बना दिया, और उसी मतलब इनकी वसीयत के हिसाब से उसी के जो ब्याज प्राप्त होते हैं, इंटरेस्ट प्राप्त होता है, उससे ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी है, डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी। इसके बाद लेज़र किरणें, और ये टी.एच. मेमन के द्वारा खोजा गया था। और मेजर किरणें जो है ये गोर्डन, गीगर और टाउन्स, ये 3 जने ने मिलकर खोजी थी। ठीक है, 3 नाम इसमें दिखाई देते हैं। और कैमरलिंग ओन्स, ये थोड़ा नाम अजीब सा है, सारे नाम अजीब हैं, कोई बात नहीं। कैमरलिंग ओन्स अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी के खोजकर्ता थे। और C.R.T. विल्सन अभ्रकोष्ठ। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रिनो और फोटान, ये सब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन्हें आप देख रहे हैं। तो न्यूट्रिनो के आविष्कारकर्ता पाउली थे, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी अपवर्जन का सिद्धांत आपने पढ़ा है। और फोटान के खोजकर्ता आइंस्टीन थे, आपने पीछे देखा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ उन्होंने बताया कि किसी धात्विक पृष्ठ से जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो वहाँ से कुछ कण रिलीज होते हैं जो कि असल में ऊर्जा रूपी कण होते हैं, उन्हें फोटॉन कहा जाता है। तो फोटान के आविष्कारकर्ता ये आइंस्टीन थे। फोटो शब्द से बना हुआ है फोटॉन। और कॉम्पटन इफेक्ट को कॉम्पटन ही खोजेंगे और कोई खोज ही नहीं सकता है। और इधर आ जाइए कॉलम में, हमने कहाँ तक देखा था, यहाँ तक है ना, प्रकाश विद्युत ऊष्मा प्रभाव यानी विद्युत आवेश जहाँ से गुजरता है वहाँ ऊष्मा उत्पन्न करता है। जूल ने इस बारे में बताया था। और फोकाल्ट जो है ये प्रकाश की द्रवों में चाल बता रहे थे। अब यहाँ से हमें बात करनी है, तो परमाणु का कृत्रिम विखंडन। परमाणु अपने से भी विखंडित होता है। जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं ना, उनका नाभिक हमेशा विकिरणित होता रहता है, उससे द्रव्यमान क्षति होती रहती है, वहाँ से अल्फा बीटा गामा बेहिसाब निकलती रहती हैं अपनी मर्जी से। लेकिन कृत्रिम विखंडन भी कराया जा सकता है। ठीक है, तो कृत्रिम विखंडन कैसे कराया जा सकता है, उसकी नींव रखने वाले फर्मी थे। इसके बाद प्रेरक कुंडली है रूमकार्फ के द्वारा। और लॉगरिथम के खोजकर्ता जॉन नेपियर थे, लघुगणक आप पढ़ते हैं ना। इसके बाद है नाभिकीय विखंडन, ऑटो हान और स्ट्रॉसमैन, इन दोनों के द्वारा इसे खोजा गया था। और जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया तो ऑटो हान बहुत रोए थे। इसके बाद आप देखें यहाँ पे जूल के द्वारा खोजा गया था यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। शीतलन का नियम न्यूटन के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर, जो कि आजकल का एक भविष्य कहा जाता है संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो ऑप्टिकल फाइबर के खोज करता है, उसके बारे में बताने वाले चार्ल्स के कॉब। और गति विषयक नियम जो है, न्यूटन के गति के नियम आप पढ़ते ही हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं है किसने खोजा था। किरचॉफ का नियम किरचॉफ के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट पर आधारित ये नियम है। और कुछ इस तरह का आप ब्रिज बनाकर इसमें न्यूमेरिकल जो है उन्हें सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरह का होता है। इधर भी ऐसे ही रेजिस्टेंस जुड़े रहते हैं, पतंग जैसा स्ट्रक्चर, बीच में ऐसे कुंजी लगाते हैं और इसे ऐसे बैटरी से अटैच करते हैं। तो ये किरचॉफ वाला आप देखते हैं। इसके अलावा सेल्सियस के द्वारा सेल्सियस पैमाना। तो यहाँ पर बात समाप्त नहीं होती है, एक टॉपिक हमने ख़त्म किया है जो कि काफ़ी मज़ेदार था। अगला वाला देखते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक सिद्धांत। अर्थात यहाँ प्रौद्योगिकी को पहले हम देखेंगे और उससे संबंधित मतलब वो प्रौद्योगिकी यानी वो जो टेक्नोलॉजी है वो असल में किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, किस वैज्ञानिक सिद्धांत को आधार बना के उसे विकसित किया गया है, ये हम साथ में देखने वाले हैं। तो टेबल आप ध्यान से देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। बल्कि जो आविष्कार और आविष्कारकों वाली टेबल थी ना, उससे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही महत्वपूर्ण है लेकिन इसे ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए। तो यहाँ देखें भाप इंजन। अब भाप इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊष्मा गतिकी के नियमों पर। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में होता क्या है ये अब आप जान जाएं, आराम से कर लेंगे। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन मतलब नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया वहाँ पर संपन्न होती है, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया जो कि कंट्रोल में होती है, और कंट्रोल से बाहर हो गई तो वो परमाणु बम बन जाएगा। इसके बाद है रेडियो और टेलीविज़न। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन और संचरण संसूचन पर आधारित होते हैं। अंकीय तर्क पर यानी जो लॉजिक होता है उस पर आधारित कंप्यूटर होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पे ये लॉजिकल रीडिंग अपनी करता है। इसके बाद अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन, ये अति चालकता के सिद्धांत पर काम करने वाली बात है। लेज़र की बात अगर करें तो इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है कि उत्सर्जन के माध्यम से ये शुरू होता है, फिर निरंतर संचालन के दौरान जो प्रेरित उत्सर्जन है वो इसमें काम आता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक बार जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है, उसके बाद उसके अंदर प्रेरण उत्पन्न हो जाता है और वो आगे बढ़ती। इसके बाद है रॉकेट नोदन। तो रॉकेट नोदन यानी रॉकेट लॉन्चिंग की बात हो रही है। असल में अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ है, आपको पता ही है। तो रॉकेट नोदन ये न्यूटन के संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। न्यूटन के संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब आप कहेंगे कि न्यूटन ने संवेग संरक्षण का नियम कहाँ दिया था? तो उनके जो गति के नियम है ना, उसी से संबंधित ये नियम है।
और आप जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ते हैं वो सीधा सीधा यहाँ पर काम करता है। रॉकेट के अंदर जो ईंधन होता है, जब उसे प्रज्वलित किया जाता है लॉन्चिंग के समय, तो वहाँ से निकलती हैं भीषण मात्रा में गर्म गैसें जो कि तेज धक्का देती हैं पृथ्वी को। और पृथ्वी को जब वो धक्का लगता है तो पृथ्वी भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, रिएक्शन, और वो भी रॉकेट को आगे की ओर फेंक देती है, पुश कर देती है। और वो इतना तेज धक्का होता है ना पृथ्वी के द्वारा जो लगाया जाता है कि रॉकेट इतनी तेज रफ्तार पकड़ लेता है कि वो पलायन वेग की सीमा जो पृथ्वी की है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसे क्रॉस करके अंतरिक्ष में चला जाता है। तो ये मामला है पूरा। इसके बाद देखें आगे, तो आगे का मतलब हम इधर वाला कंप्लीट कर लें पहले। कण त्वरित्र, ठीक है, पार्टिकल एसिलरेटर। अब ये जो है ना, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति के सिद्धांत पर आधारित है। और सोनार का काम तो आप जानते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से ये गहराई में जो डूबी हुई वस्तुएं हैं उनका अता पता लगा सकता है। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, न जाने कितनी बार तो रिपीट हुआ है। इसके बाद अपरावर्ती आवरण की अगर बात करें तो ये थिन फिल्म जो होती है उसके प्रकाशीय व्यतिकरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है उसको आधार बना के इसे विकसित किया गया है। प्रकाश विद्युत सेल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ही काम करता है, इसे आप जानते ही हैं। और देख लीजिए संलयन परीक्षण रिएक्टर, जिसे कि टोकामैक कहा जाता है। तो ये जो है ना, ये प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध का जो सिद्धांत होता है उस पर आधारित होता है। और आप यहाँ से आप देखें, यहाँ तक हमने दोनों ओर देख लिया है, ठीक है। यहाँ विद्युत जनित्र है, जनित्र माने जनरेटर। तो ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ये फैराडे का जो चुंबकीय या ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, उस पर काम करता है। और बृहत मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की अगर बात करें, GMRT इसको कहा जाता है, तो ये वाला जो है ये कॉस्मिक रेडियो तरंगों की जो संसूचना होती है उस पर आधारित होता है। टेबल के अगले हिस्से को देख लेते हैं, जो कि जल विद्युत शक्ति की जानकारी हमको देता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है पानी के अंदर निहित होती है, उसका विद्युत ऊर्जा के रूप में यहाँ पर रूपांतरण किया जाता है। पानी के अंदर चूँकि वो स्थिर इकट्ठा किया जाता है। रिजर्वायरों का नाम आपने सुना होगा, कृत्रिम जलाशय होते हैं जहाँ नदी के पानी को रोक कर रखा जाता है और वहाँ से कुछ ऊंचाई से नीचे टरबाइन के पंखों पर गिराया जाता है। तो उसके अंदर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निहित होती है वही अंत में डायनेमो के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दी जाती है। बीच में वो टरबाइन के पंखे से टकराती है, तो परिणाम क्या होता है, टरबाइन जो है वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, वहाँ से फिर विद्युत ऊर्जा। तो ये पूरा सिद्धांत है। और वायुयान जो है वो यहाँ आप देखें, ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे GMRT को हमने देख लिया था। इसके नीचे बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो बोस आइंस्टीन दाब की अवधारणा है या ये जो प्रौद्योगिकी है, ये असल में लेज़र पुंजों और चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा परमाणुओं के प्रग्रहण और शीतलन पर आधारित है। परमाणुओं को भी ठंडा करके मन मुताबिक बनाया जा सकता है। तो ये सिद्धांत जो है ये काफ़ी जटिल है, पूरा सिद्धांत हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, ये है कि सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो अपने कलकत्ता का गौरव थे, यानी भारतीय वैज्ञानिक थे, और आइंस्टीन के साथ मिलकर उन्होंने बहुत ही नायाब खोजों को अंजाम दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब यहाँ से जो मामला है वो थोड़ा सा लिखित रूप में चलेगा। अभी तक हमने टेबल में बहुत ज़्यादा भ्रमण किया है, लेकिन अब चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान नहीं होंगी, यानी हम पूरे विस्तार से चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आसान बिल्कुल हो सकती है अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो विज्ञान आपको रोचक लगेगा। तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।